भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह, श्री सुनील तिवारी और हमारे महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी, श्री सतीश सिंह जी, श्री सुशील जी उपाध्याय, श्री सुधाकर जी उपाध्याय, श्री रामहित जी निषाद, श्री विष्णु निषाद, श्री अजय मिश्र, श्री जितेंद्र मिश्र, श्री अश्विनी पटेल, श्रीमती रागिनी सिंह, श्री प्रकाश सिंह, पौत्र स्वर्गीय तिलकधारी सिंह जी, श्री संदीप तिवारी और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं यदि यहां पर आया हूं मेरे बहनों भाइयों तो मैं केपी सिंह के लिए आया हूं। केपी सिंह को भाषण देते हुए मैंने पहली बार यहां सुना है सार्वजनिक सभाओं में। वैसे जब केपी सिंह संसद सदस्य थे, भाई माइक तुम्हारी ठीक नहीं है, केपी सिंह जब संसद सदस्य थे तो उस समय भी भाषण करते थे, लेकिन आज जो मैंने उनका भाषण सुना है, मैं कह सकता हूं कि अब केपी सिंह भाषण देने में भी अव्वल हो गए। और बहनों भाइयों, कम से कम प्रत्याशी अपना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा हो अथवा संसद हो उसमें प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम करे, ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए। और उस कसौटी पर केपी सिंह पूरी तरह से खरे उतरते हैं, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। और बहनों भाइयों, मेरा भी राजनीतिक अनुभव है और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सर्वेक्षण एजेंसियां और विदेशी एजेंसियों ने भी यह मान लिया है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार एक नए इतिहास की रचना करने जा रहा है। आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस प्रदेश में एक नए इतिहास की रचना करने जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसलिए नया इतिहास आप बनाने जा रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दशक में 40 वर्षों में 35-40 वर्षों में कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार दोबारा सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही है। 35-40 वर्षों के बाद अब यह होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से दोबारा सरकार बनाने जा रही है उस उत्तर प्रदेश में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है नए भारत के निर्माण का, मैं समझता हूं कि नए भारत के निर्माण में आपका यह मतदान, आपका यह मत एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करेगा और एक नए इतिहास की आप रचना करेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। जो 6 चरणों के चुनाव हुए हैं उनमें बात साफ हो गई कि 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है जितनी सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुछ और छोटी मोटी पार्टियां यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। सच्चाई है कि उनके खेमे में भी जाकर भी बात करिए तो लोग धीरे से कान में कहेंगे, अरे भैया भाजपा की तो बन रही है लेकिन पार्टी के लिए तो काम करना ही है। यह हालत हो गई। और आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार चलाते हुए इस प्रदेश में देखा है, सपा और बसपा को भी सरकार चलाते हुए इस प्रदेश में देखा है। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं भी इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, लेकिन हमसे यदि बेहतर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो उस मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ।
और कोई भी सरकार यदि प्रदेश में विकास करना चाहती है तो उसकी पहली शर्त यह है कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी योगी आदित्यनाथ जी ने हासिल की है मेरे बहनों भाइयों, उसकी प्रशंसा आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही। गुंडे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। अब उन्होंने यह मान लिया बेहतर यही है कि बाहर रहा जाए, उससे बेहतर यह है कि हम लोग अब जेल के चारदीवारियों के पीछे ही रहें। ऐसे हालात पैदा हो। माफियाओं की जो हालत है वह बतलाने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा काम जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा इस मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा कि माफियाओं ने जो गलत तरीके से गरीबों का शोषण करके पैसा कमाया है और उस आधार पर जो आलीशान अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, उनका सफाया करना शुरू कर दिया और यह फैसला किया कि जिस स्थान पर यह उनके आलीशान महल बने हुए हैं, यदि उन महलों को धराशायी किया जाएगा तो उसके बाद उस स्थान पर यदि किसी का घर बनेगा तो पैसे वाले का घर नहीं बनेगा बल्कि गरीबों का वहां पर घर बनाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री ने फैसला किया। बहनों भाइयों, छोटी बात नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके भरोसे को किसी भी सूरत में तोड़ेगी। आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को भारत की राजनीति में काम करते हुए देखा है, परखा है। मैं यह कह सकता हूं, हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति कुछ कहे, वादा करे, उसे न पूरा करे, यह तो हो सकता है, लेकिन यदि पार्टी ने कहा है बहनों भाइयों, तो चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम अपने वादों को पूरा करके ही दम लेते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। अब हम लोगों ने बहुत पहले 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने कहा जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, संसद में हमें बहुमत हासिल होगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा उस धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, और इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, रह गए। उनका वहां धार्मिक उत्पीड़न होता था, तो भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत में उन्हें नागरिकता देने का कोई प्रभावी कानून नहीं था। तो हम लोगों ने वर्षों पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो नागरिकता का हम एक प्रभावी कानून बनाएंगे, और जो हमारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, यदि उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। बहनों भाइयों, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय मैंने इस कानून को बनाया था। लोकसभा में पारित भी हुआ था, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह कानून पारित नहीं हो पाया। उसके बाद जब हमारे स्थान पर अमित जी आए तो अमित जी ने उसको भारत की संसद से पारित कराया। आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, वहां का कोई भी अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आता है, तो हम उसे भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे ताकि वह भी भारत के धरती पर ससम्मान अपनी जिंदगी जी सके। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों पहले वादा किया था, अवसर मिला, वादे को पूरा कर दिखाया। हम लोगों ने कहा था 84 से हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज देखिए अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है। मुझे याद है कि बहुत पहले मैं कभी कभी ऐसे ही
सार्वजनिक सभाओं में लोगों के बीच बोला करता था। बाद में बहुत यह बात चलने लगी, लेकिन मुझे याद है प्रारंभ में मैंने बोलना शुरू किया था, भाई लक्ष्मी जी यदि घर में आएंगी तो लक्ष्मी जी घर में हाथी पर बैठकर नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती। और लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए घर में नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती है तो केवल और केवल कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। तो उस समय लोगों ने कहा कि राजनाथ सिंह ऐसे ही बोलते हैं लोगों को हंसाने के लिए। बहनों भाइयों, क्या सच नहीं है? क्या गरीबों को आवास नहीं मिला है? और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 2024 समाप्त होते होते इस हिंदुस्तान का एक भी गरीब परिवार से नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत नहीं है, उसको पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी गरीब परिवार नहीं बचेगा। ये एलपीजी गैस सिलेंडर किस प्रधानमंत्री ने सोचा? गरीब परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की माताएं बहन लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलते रहते हैं, फेफड़ा खराब हो जाता है, 80 साल की जिंदगी वो 50 साल में दुनिया छोड़ देती है। इनको भी एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनाने का अवसर मिलना चाहिए और हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराए। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, होली और दीपावली के अवसर पर आपको एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा मेरे बहनों। कई ऐसी योजनाएं। अब राशन का जहां तक सवाल है, कोरोना का संकट था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कामकाज बंद हो गए थे, लोग मुंबई से, कलकत्ता से, चेन्नई से पैदल चल पड़े अपने अपने घरों के लिए, खाने के लाले पड़ गए। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, जब तक यह संकट समाप्त नहीं होता है कोरोना का, तब तक हर परिवार को महीनों में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। और बहनों भाइयों, आज तक वह मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। दुनिया में कोई सरकार यह काम नहीं कर पाई है जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस काम को किया है। लेकिन एक बात तो हमें ईमानदारी से बतलाइया जाए, छिपाया मत, छिपाया मत। अब राशन कुल तो खा न जात होगा, कुछ ना कोई राशन तोलन बेचत होगा जरूर। कहा भैया जौन पीछे खड़ा हुआ तेरे बतलावा, अरे रुको यार, कि राजनाथ सिंह के पीछे ये बताओ भैया बेचला कि नहीं? सही सही बतलियां, सही बात ना, सही बात तो कह दक नहीं, गलत है, सही हो ना? कभी आप कल्पना कैले रहा कि कबो ऐसा सरकार आई जो के राशन दे हम खाबो करब बेचबो करब? अब कहां से आई भाई? ऐसा कल्पना नहीं कही जा सकता। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया मिला था कि नहीं? आवत खाते में ना? तो भैया पेड़ के नीचे जो खड़ा हुआ छाए में तोहन के खाते में नहीं आवत है कि आवत है? आवत है। ये बतलावा एक को पैसा भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चाहे तो में से ना। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों आपको, राजीव गांधी ये भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं लेकिन लोगों की जेब में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का, मैंने कभी आलोचना नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब तक हम
इन संस्थाओं की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र की सेहत ठीक नहीं रह पाएगी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई है कि राजीव गांधी जी ने लाचारी ने क्या करें, 100 पैसा भेजते हैं, 15 पैसा नीचे पहुंचता, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने देखिए, आज यदि 6,000 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने वाला। हमारा यह मानना है, भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। कई ऐसे समाज के लिए जो कल्याणकारी योजना है हमारी सरकार ने प्रभावी तरीके से लागू की है। आयुष्मान भारत की योजना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2, 4, 10 यहां पर जरूर होंगे जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा। यहां पर हैं, जरा हाथ उठा दीजिए, 2, 4, 10 जो भी हो हैं, इधर भी। और बहनों भाइयों, हर गरीब को जो अपना इलाज नहीं करा सकता, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार, उन तक आयुष्मान भारत कार्ड पहुंचेगा। और इस कार्ड का करिश्मा यह है, केवल जौनपुर में आप बीमार पड़ जाएंगे तभी आपका इलाज होगा मुफ्त, ऐसा नहीं। आप मुंबई चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, चेन्नई चले जाइए। अब मुंबई जाए, कृपा शंकर सिंह जी न मिले तब भी चिंता मत करना, आयुष्मान भारत कार्ड है तो मुंबई में भी आपका मुफ्त इलाज होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था यदि किसी ने किया तो हमारी सरकार ने, ऐसी पक्की व्यवस्था क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि भारत के अंदर यह भी होगा? राशन कार्ड में माने आप चले जाएं मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, राशन कार्ड यदि आपका जौनपुर का बना है तो उसी राशन कार्ड पर वहां भी आपको राशन मिल जाएगा। 1 कार्ड, 1 नेशन, 1 कार्ड। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि यह सब सारी चीजें होंगी? वह सब हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। अब यहां पता नहीं वो एक योजना और है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लागू हुई है कि नहीं हुई है मैं नहीं कह सकता। हर घर में नल और नल में जल। गांव के फिशिंग शुरू हो गया ना, शुरू हो गया कि नहीं पहले भाई? कहीं शुरू हो गया ना तो समय लगी ना, कि कुल काम एक बेर में तो हो ही ना। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा यदि बढ़ गया तो 2.5-3 साल के अंदर इस हिंदुस्तान का एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न लोगों को मुहैया हो जाए, ऐसा एक घर भी शेष नहीं बचेगा। कई स्थानों पर आपने स्वयं देखा होगा, माताओं बहनों को सिर पर घड़े से पर घड़ा या भरकर पानी लेकर जलाशयों से, कुओं से घर लौटना पड़ता है। किसने संवेदनशीलता दिखाई? किस संकट से माताओं बहनों को निजात मिलनी चाहिए? हमारी सरकार ने दिखाई। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने प्रभावी तरीके से बहनों भाइयों उठाए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस सरकारों को आप जानते हैं। इन लोगों की जब जब सरकार आई है, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार कितना बढ़ जाता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, केवल बुलंद ही नहीं रहते, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि उन अपराधियों को छू दें सपा बसपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, क्योंकि इनकी हैसियत होती है और सरकार के अंदर वह पैठ होती है, वो जिस अधिकारी का जहां चाहे वहां ट्रांसफर करा दे। बहनों भाई, ट्रांसफर और पोस्टिंग सपा बसपा के शासनकाल में तो एक उद्योग बन जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई मां का लाल करा के देख ले, नहीं करा सकता। कहने को कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। बहनों भाइयों, समाजवादी वह होता है जो जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से निजात दिलाता है
और भय, भूख और भ्रष्टाचार से निजात दिला सके वही समाजवादी है। इस कसौटी पर ये परखेंगे तो सच्चा समाजवादी यदि कोई मिलेगा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मिलेंगे। हम समाजवादी भी हैं, हम राष्ट्रवादी भी हैं। मैंने कहा हम समाजवादी भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत किसी भी सूरत में हमारी भारत माता के मस्तक को झुका नहीं सकती। भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में नीचे नहीं होने पाएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2017 मैं भारत का गृह मंत्री था। उरी और पुलवामा में घटना हुई। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। कई हमारे जवान शहीद हुए। तुरंत मैं कश्मीर पहुंचा और गृह मंत्री रहते हुए उस समय जो मैंने कंधा लगाया था बहनों भाइयों, उस समय जो हमारे दिल की वेदना थी, आज भी यदि कभी याद आती है वह घटना तो दिल को सालती है। शाम को सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे और बहनों भाइयों ज्यादा देर नहीं लगी, 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर फैसला हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत की सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। भारत का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। लेकिन हमने साफ संदेश दे दिया कि हमें यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत ताकतवर भारत है। भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुनते ही नहीं। कहते थे भारत है, कमजोर भारत है, गरीब भारत है, बोलने दो। और बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जो कुछ बोलता है, लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती, राजनीति तो देश बनाने के लिए की जाती है बहनों भाइयों। और हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हम केवल वोट बैंक की चिंता नहीं करते। पैसा कमाओ, जब चुनाव आ जाएगा वोट हम खरीद लेंगे। बहनों भाइयों, मतदाताओं की नीयत और ईमान को खरीदना चुनाव के दौरान जिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोशिश की जाती है, एक बहुत बड़ा अपराध है और इसे भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तमाशा बना दिया है लोगों ने राजनीति को। अब एक दिन आपने संसद में सुना होगा कि राहुल जी खड़े हो गए, अनाप शनाप जो बोलना था बोल दिया उन्होंने। कह दिया कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था सवा साल पहले गलवान घाटी में, लद्दाख में, उसमें भारत के सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए और चीन के बहुत कम 3-4 मारे गए। और बहनों भाइयों, ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उसी समय ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने, ऑस्ट्रेलिया के अखबार क्लेक्सान जिसका नाम था, पढ़े लिखे लोग वेबसाइट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, क्लेक्सान अखबार में खोजबीन करने के बाद उस ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने यह लिखा, चीन जाकर, दूसरे देशों में जाकर, अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद, कुछ अन्य तथ्य इकट्ठा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं
कि भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था गलवान घाटी में लद्दाख की धरती पर, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, यह है भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। लेकिन विपक्ष में है, इससे चाहे जो हो, हमारे सेना के जवानों को के मनोबल को तोड़ने में इन्हें रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है। बहनों भाइयों, जब देश की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न खड़ा हो, सारे देश को, सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को संसद में खड़े होकर, जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान का, तो उसमें संसद में खड़े होकर बहनों भाइयों दुर्गा कहकर संबोधित किया था। चरित्र राजनीति का होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। और आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हमारे देश के सेना के जवानों के हौसले और मनोबल को तोड़ रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने आया, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, मलनी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए, मलनी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। और केपी सिंह जैसा सरल, सीधा, सज्जन, अभी तो इतने में कहता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं अच्छा बोलते हैं। बहन भाइयों, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना मैं जानता हूं, इनके पिताजी भी मैं बहुत आज भी हृदय से सम्मान करता हूं, स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी, आज भी सम्मान करता हूं। उनके प्रति हमारी आस्था है, हम लोगों के बड़े भाई थे, बहुत प्यार दिया है हम लोगों को उन्होंने, मैं भूल नहीं सकता। न तो उनके दामन के ऊपर पूरे उनके राजनीतिक जीवन में कोई उंगली उठाकर कह सका कि भाऊ उमानाथ सिंह के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है, और न तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं न केपी सिंह के ऊपर उंगली उठाकर कोई कह सकता है कि इनके दामन के ऊपर कोई दाग लगी है। तो जिता देंगे इन्हें कि नहीं जिताएंगे? ये लोग जो बैठे हैं, तो ये आप सब लोग जिता देंगे? तो जिता देंगे तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए, तो मैं मान लू जिता देंगे। तो अब चलें, और आप लोग मजे मजे में हुआ ना, सब ठीक ठाक लोग। ऐसा मत सोचा कि हम दिल्ली में रही ला जाता अंग्रेजी बोली ले जाकर। अपन भाषा अपने जमीन से हम जुड़े ले। और भारतीय जनता पार्टी का रुक रहे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कि अपने जड़ से जुड़ के रहेगी चाहिए। ये अपने जड़ से कट जाला नो कर हालत कटी पतंग वाली हो जाए। अब देखिए, अब एक घटना आपको सुना देता हूं। अब हम कोई कहेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले कोई मंदिर बनवाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। और वहीं पर सोमनाथ मंदिर, पहले हमारे राष्ट्रपति जो राजेंद्र बाबू थे, सोमनाथ मंदिर से गोरी ने तोड़ डाला था, उसका निर्माण उन्होंने कराया। लेकिन भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एक चीज, चारों धाम की यात्रा पर जब आप जाते होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का काम भी यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है, हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लोग कहते हैं साहब आप मंदिर मंदिर इसी चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? तो मैंने समझाया भाई, हम लोग केवल यही मंदिर, धार्मिक मंदिर ही नहीं बनवाते हैं, हम लोग लोकतंत्र का मंदिर भी बनवाते हैं। अंग्रेजों के हाथे से बनवाया हुआ संसद, अब उसकी जगह हम लोग भारतीयों के हाथों से बनी हुई संसद खड़ा कर रहे हैं, लोकतंत्र का मंदिर खड़ा कर रहे हैं। लोकतंत्र का भी मंदिर हम लोग खड़ा कर रहे हैं। और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखना चाहते हैं। हम अपने सांस्कृतिक विरासत की ऐसी हालत नहीं होने देना चाहते कि अपनी विरासत को ही लोग भूल जाएं। जो अपनी विरासत को भूल जाता है, बहन भाइयों, उसकी क्या हालत होती है, जागरूक लोग हैं यहां के, अच्छी तरह समझते हैं। और यहां पर मैं आया हूं
प्रभाव श्री प्रकाश सिंह जी भी हैं। मुझे जानकर खुशी हुई कि स्वर्गीय तिलकधारी सिंह जी, इनका इतना बड़ा योगदान है तिलकधारी महाविद्यालय, इतना बड़ा महाविद्यालय बनाने में, लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को जागरूक करने में, उनके प्रपौत्र। आज इस धरती पर जब मैं आया हूं तो अपनी तरफ से उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।